डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। जब भी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोई परफॉर्म करेगा, कोई भी एक्शन जब परफॉर्म करता है, तो या तो वो हार्डवेयर की तरफ से इंटरप्ट हो सकती है या वो सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट हो सकती है। तो हमारे पास जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो इंटरप्ट ड्रिवन होगा। हार्डवेयर जो इंटरप्ट होती है, आपके पास वो हार्डवेयर इंटरप्ट किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट की मदद से हो सकती है। उसमें आपके पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की मदद से वो इंटरप्ट जनरेट की जा सकती है। जबकि सॉफ्टवेयर की जो इंटरप्ट है वो किसी एक्सेप्शन या किसी ट्रैप की मदद से जनरेट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सॉफ्टवेयर है, वो उसमें चलते चलते अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर लेते हैं तो उसके में सॉफ्टवेयर का एरर जनरेट हो सकता है। या कोई एक आप ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका ऑपरेशन वो चलेगा। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसा एक लूप जनरेट हो जाता है जो कि इनफाइनाइट लूप हो, जो कभी ख़त्म ही ना हो, और उसकी या कोई आपके पास एक ऐसा प्रोसेस रिक्वायर हो जो किसी दूसरे प्रोसेस की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हो, और लेकिन वो वैल्यू आपके पास वहाँ पर मौजूद ना हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास दो मोड्स होते हैं। इनको हम डुअल मोड ऑपरेशंस भी कहते हैं या इन्हें हम मोड बिट भी कहते हैं। बेसिकली ये डिफरेंशिएट कर रही होती हैं आपके पास कर्नल के अंदर और यूज़र मोड के अंदर। कर्नल मोड से मुराद आप समझ लें हार्डवेयर की जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है, और जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट होती हैं, कोई इनपुट आउटपुट, ये सारी की सारी ये यूज़र मोड ही कहलाती हैं। तो कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे पास यूज़र मोड्स के अंदर होते हैं और कुछ ऑपरेशन हमारे पास कर्नल मोड के अंदर होते हैं। तो ये जो हमारे पास डुअल मोड ऑपरेशंस हैं, ये मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इसकी तरह हमारे पास मोड बिट होती है, मोड बिट 0 और मोड बिट 1 होते हैं। मोड बिट जो होती हैं वो ये डिस्टिंग्विश करती हैं कि आपके पास ये जिसके कि आपके पास जो ऑपरेशन है वो सिस्टम की तरफ से रन किया जा रहा है, या आपके पास वो जो ऑपरेशन है वो कर्नल का कोड है। हमारे पास मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपके पास प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कर्नल मोड में ही चलना होता है। यानी अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी ऑपरेशन के लिए और उस ऑपरेशन के दरमियान में किसी हार्डवेयर को अगर एक्सेस करना हो तो फिर वो यूज़र मोड से कर्नल मोड की तरफ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम कॉल्स जो होती हैं कर्नल मोड से यूज़र की तरफ और यूज़र से वापस कर्नल की तरफ जो है उनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ इसके अंदर मल्टी ऑपरेशंस होते हैं जिसको जो है हम यूज़र बिट के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं। यूज़र से अब हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम एक जो है ऑटोमेटिकली एक टाइमर क्रिएट कर लिया जाता है। कोई भी जो भी प्रोसेस आपके पास मौजूद होगा उसका टाइमर एक मौजूद होगा। जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है वो टाइमर डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसका मकसद ये होता है ताकि हम आपका कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइट लूप की तरफ ना जा सके। तो स्टार्टिंग जैसे ही आपके पास स्टार्टिंग होगी वो उसका लूप डिक्रीमेंट होता जाएगा, और जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो प्रोसेस अगर आपके पास स्टॉप नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर रुक जाएगा। तो हमारे पास टाइमर जो होता है उसको सेट किया जाता है। तो जैसे ही आपके पास वो टाइम उस किसी भी प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक इंटरप्ट जनरेट होती है और उसके बाद उस प्रोसेस को रोक लिया जाता है। ये जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं इनको हम डिक्रीमेंट करते हैं एक क्लॉक की मदद से। जो यानी कि प्रोसेस को डिक्रीमेंट किया जाता है क्लॉक की मदद से। जैसे जैसे क्लॉक कम होती जाती है और उसका प्रोसेस का टाइम भी कम होता जाता है। जब आपके पास काउंटर वो 0 पे पहुंच जाता है उसके साथ ही जो है इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। अगर सिस्टम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और अगर कोई एरर जनरेट हो जाए तो दोबारा से एक इंटरप्ट जनरेट होती है।
अब यहाँ पर हमारे पास यूज़र से कर्नल मोड की तरफ सेंड जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए से समझाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूज़र जो है वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक नोट पैड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं और आपने उसके ऊपर एक कोड लिखा है। आप जब जैसे ही वो कोड लिखते हैं, कोड में आपके पास आप किसी हार्डवेयर में किसी फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो अब यूज़र से जैसे ही आप हार्डवेयर की रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो अब यूज़र जो प्रोसेस है उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र को अलाउ नहीं करता कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस कर सके। तो जो हमारे पास मोड है उसको चेंज किया जाएगा। तो हमारे पास जो मोड बिट है वो 1 से 0 की तरफ दोबारा चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मोड बिट आपके पास 0 हो जाएगी, अब यहाँ से आपके पास कर्नल मोड आ जाएगा। कर्नल मोड का मतलब ये है कि आप हम उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, या जो भी आप कंपोनेंट आप उसको एक्सेस करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे पास डिवाइस है उसको दोबारा वापस यूज़र मोड की तरफ भेज दिया जाएगा और आपका वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यूज़र के दरमियान में जो भी प्रोसेस होता है वो 0 बिट और 1 बिट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली आपके पास जो भी प्रोग्राम होता है या जो प्रोग्राम उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। जो प्रोसेस होता है वो उसका एक यूनिट टाइम होता है जिसके अंदर उसने कंप्लीट होना होता है। जिस तरह अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए उसका एक टाइमर सेट हो जाता है और उस टाइमर के हिसाब से वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। तो जो प्रोग्राम होता है उसे हम पैसिव एंटिटी कह सकते हैं और जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक्टिव एंटिटी होता है। तो जब भी आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोसेस है जिसको उस वक्त सीपीयू की भी ज़रूरत है, उसको मेमोरी की भी ज़रूरत है, वो इनपुट आउटपुट भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, उसको फाइल्स की भी ज़रूरत है, या कोई एक ऐसा प्रोग्राम प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए किसी और फाइल की ज़रूरत है ताकि उसको हम इनिशियलाइज़ कर सकें। तो प्रोसेस जो होते हैं वो एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने किस वक्त किस हार्डवेयर को या किस कंपोनेंट को जो है वो उसको एलोकेट करना होता है। इसमें हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास सिंगल थ्रेड प्रोसेस है। इसके अंदर सिंपल आपके पास एक ही प्रोग्राम है, उसका एक काउंटर चल रहा होता है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और नेक्स्ट जिस भी कंपोनेंट के पास उसने जाना होता है वो नेक्स्ट कंपोनेंट के पास उसको भेज दिया जाता है और एक जो आपके पास है प्रोग्राम उसको कंप्लीट किया जाता है एक ही वक्त के अंदर, यहाँ तक कि आपका वो सारा प्रोग्राम जो होता है या जो सारा प्रोसेस है जो आप काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है और आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो मल्टी थ्रेड प्रोसेस का है। इसके अंदर आपके पास जो प्रोग्राम के बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत सारे यूज़र्स हैं वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हैं, या एक ही फ़ाइल है उसको बहुत सारे यूज़र्स एक ही वक्त के अंदर एक्सेस कर रहे हों, तो फिर ये हमारे पास मल्टी थ्रेड प्रोसेस हो जाता है। तो उसके अंदर अब यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये डिसाइड करना कि किस यूज़र को किस फ़ाइल को और उसकी किस हैसियत से उसको प्रोवाइड करना है, और इतने सारे जो यूज़र्स एक साथ काम करें उनको अपडेटेड जो रिसेंट अपडेटेड फ़ाइल है वो किस तरह से प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट में देखा जाता है। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो इन एक्टिविटीज़ को देखे। इसके अंदर आपके पास किसी भी प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करना यूज़र के लिए हिसाब से भी और सिस्टम के हिसाब से भी उसको देखना, किसी भी आपके जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर देना या उसे रेज्यूम कर लेना। फिर इसके बाद मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अगर आप 2-3 प्रोसेस को या 2-3 आप हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन लेकर आना, और मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए जो जो डिवाइसेस चाहिए उन सब को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना, और डेडलॉक को हैंडल, यानी अगर कोई प्रोसेस चलते चलते किसी हार्डवेयर फेलियर की तरफ या किसी सॉफ्टवेयर या इनफाइनाइट लूप की तरफ चला जाता है तो उसको मैनेज करना इस प्रोसेस मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। इसके बाद हमारे पास जो अहम जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का होता है।
हमारे पास हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी प्रोसेसेस मौजूद होते हैं वो सब के सब मेमोरी यानी कि जो रैम होते हैं वहाँ से ही एग्जीक्यूट होते हैं। जो आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो आप फुल प्रोग्राम है को एग्जीक्यूट कर रहे हो या उसके किसी पार्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस प्रोग्राम का मेमोरी में होना ज़रूरी होता है। और ये जो मेमोरी है ये बेसिकली रैम है जो कि सीपीयू को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका कुछ हिस्सा बाज़ दफ़ा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोग्राम इतना लेंथी है कि वो सारा का सारा प्रोग्राम उस मेमोरी के अंदर फ़िट नहीं हो सकता, तो वो जो नेसेसरी पार्ट्स हैं जो उस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका मेमोरी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास अब क्योंकि आपके पास ये जो मेमोरी है इसमें ये आपके पास इसकी यूटिलाइजेशन इसके सीपीयू को किस वक्त में किस प्रोसेस को कितना प्रोवाइड करना है और किस यूज़र को क्या रिस्पांस देना है, ये सारी हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है वो इन एक्टिविटीज़ को देखना कि इन कौन से पार्ट्स हैं मेमोरी के जो कि इस वक्त करंटली इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है, उनको मेमोरी के अंदर मोस्ट रिसेंट प्रोग्राम्स को उसके अंदर मेमोरी के अंदर रखना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरी चीज़ डिसाइड करना कि किस मेमोरी के किस हिस्से को मेमोरी के अंदर रखना है और किस हिस्से को जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मूव आउट करना है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के आ जाता है। और एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग यानी कि एलोकेट करना और उसको डी एलोकेट करना मेमोरी स्पेस को ज़रूरत के हिसाब से, ये सारी इसकी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इसकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरेज मैनेजमेंट है, तो बेसिकली हम स्टोरेज जो आपके पास हम जो हमारे पास मेमोरी है जो रैम है बेसिकली ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये हमारे पास शॉर्ट मेमोरी होती है। इसका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमें इसको मैनेज करने के लिए हमें और स्टोरेज मीडियम भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारे पास जब हम किसी भी प्रोसेस को हम एक फ़ाइल के तौर पे देख सकते हैं कि आपके पास जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को चलाता है तो वो बेसिकली उसको एक फ़ाइल का नाम देता है और आपके पास वो फ़ाइल जो होती है वो किसी डिस्क के अंदर या किसी टेप ड्राइव के अंदर मौजूद हैं या वो जिस लेवल के ऊपर होती है उसमें हर एक लेवल के ऊपर उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ाइल आपके पास रैम के अंदर मौजूद है या अगर आपके पास वो फ़ाइल हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है या अगर आपके पास वो फ़ाइल कैश मेमोरी के अंदर मौजूद है तो उनकी स्पीड के अंदर फ़र्क होगा। यानी उसकी एक्सेस स्पीड क्या होगी किसी भी हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस के अंदर, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसका ट्रांसफ़र रेट क्या होगा और उसका एक्सेस मेथड क्या होता है, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे पास जो फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हम फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ डायरेक्टरीज़ की सूरत में ताकि फ़ाइल्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ डायरेक्टरीज़ के अंदर हम उसको देख सकें और हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर फ़ाइल को क्रिएट करना और डिलीट करना ये इसके अंदर शामिल होता है। उसके अंदर इसके अलावा उसकी मैपिंग करना, उसको स्टोरेज को बैकअप करना, ये सारी ज़िम्मेदारी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस होती हैं जो ऑप्टिकल डिवाइसेस भी मौजूद हैं जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है जिसके अंदर उसकी स्टोरेज की परफॉर्मेंस है। इसके अंदर लेवल्स हैं, देखिए सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो रजिस्टर्स का है, दैन कैश है, दैन मेन मेमोरी, दैन सॉलिड स्टेट डिस्क और मैग्नेटिक ड्राइव्स और इनकी मुख्तलिफ जो रेशियो है ये सारी की सारी इस डायग्राम के